नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और उसमें महाजनपदों का उदय भाग 1। यानी यहाँ हमारे जो वीडियो है भारत के इतिहास से संबंधित है और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें महाजनपदों का उदय से संबंधित है। तो इसमें हम भाग 1 के बारे में जानेंगे या क्विक रिवीजन हमारी वीडियो है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महाजनपदों के उदय के बारे में। तो यहाँ पर आर्य जातियों का परस्पर विलय से जनपद का विस्तार होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वह समाप्त हो जाता है और जो यहाँ पर आर्य जातियाँ रहती हैं तो उनका परस्पर विलय होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर आर्य जातियों का विलय हो जाता है और धीरे धीरे महाजनपदों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो जनपद थे उनका विस्तार होने लगता है और वह कन्वर्ट होने लगते हैं महाजनपदों में, यानी उनका जो क्षेत्र है वह विस्तार होने लगता है। और ईसवी पूर्व से 6वीं सदी में यह राज्य विस्तार हमें देखने को मिलता है। ईसा पूर्व से 6वीं सदी के तक यहाँ जो राज्य विस्तार है तो वह देखने को मिलता है। महाजनपदों का उदय धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सर्वाधिक वृद्धि है तो कला कौशल में, धन धान्य में और व्यापार और वाणिज्य में होती है। तो यहाँ पर जब कला कौशल में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यापार वाणिज्य में होती है, व्यापार बढ़ता है, तो यहाँ पर इस वृद्धि के कारण यहाँ पर जो जनपद हैं तो उनका विस्तार होता है और वह महाजनपदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारत का इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पर हम देखते हैं कि लोहे का व्यापक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो लोहे की जब खोज होती है तो इससे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ उभर कर आती है, एक तो यहाँ पर कृषि होनी प्रारंभ होती है और कृषि मतलब व्यापक मात्रा में कृषि पहले से यहाँ पर लोहे के प्रयोग के पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पर उतना व्यापक रूप से उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन जब लोहे की खोज होती है, उसके यहाँ पर उपकरण बनाए जाते हैं तो उससे यहाँ पर कृषि करना आसान हो जाता है और अधिक क्षेत्र में अधिक व्यापक रूप में कृषि का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। और इससे क्या होता है, अतिरिक्त उपज होती है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में अधिक उपज होती है। और इसके साथ ही यहाँ पर हथियारों का भी प्रयोग प्रारंभ होता है। यानी जब लोहा खोजा जाता है तो उसके बाद यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में उपकरण भी बनाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर अतिरिक्त उपज का वो होता है, प्रसार होता है। और साथ ही यहाँ पर हथियारों का भी प्रयोग होता है, उससे यहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, जिससे जो क्षत्रिय वर्ग रहता है उसकी शक्ति में यहाँ पर अपार वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और इसी कारण यहाँ पर जो वैदिक यहाँ पर कबीलाई जो जीवन था उसमें हमें दरार भी देखने को मिलती है और इससे क्षेत्रीय भावना भी जागृत हो जाती है और इससे यहाँ पर नगरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद हैं तो महानगरों में यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो कई यहाँ पर जो फैक्टर हैं वह काम करते हैं और जो जनपद हैं महानगरों में या महाजनपदों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस समय कुल महाजनपदों की संख्या की बात करें 16 यहाँ पर महाजनपदों की संख्या देखने को मिलती है। और इसका जो उल्लेख है, जो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये हमें बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु नामक जो प्रमुख ग्रंथ हैं तो उनसे मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी यहाँ पर हमें महाजनपदों की कुल जो संख्या है 16 और उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद हैं उनकी बात करें तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती, तो 4 प्रमुख यहाँ पर महान शक्तिशाली जो महाजनपद हैं तो उनके बारे में वर्णन है। इसके अलावा यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो वह अस्मक है और यह गोदावरी नदी के किनारे है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 16 महाजनपदों में शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर शासन प्रशासन किस प्रकार का था, तो यहाँ पर 2 महाजनपदों में वज्जी और मल में हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और बाकी जो 14 अन्य महाजनपद थे तो उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा महापरिनिर्वाण सूत्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। तो ये 6 महानगर हैं जिनकी सूचना हमें महापरिनिर्वाण सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें हमें मिलती है। अब इसके बाद
मगध द्वारा अन्य जो महाजनपद है तो उनका जीतकर यहाँ पर एक बड़े मगध साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर महाजनपद और उनकी राजधानी देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। दूसरा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। उसके बाद तीसरा है अंग, अंग की राजधानी चंपा। तीसरा मगध, चौथा मगध, तो मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवर्ज थी। उसके बाद वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मल्ल, कुशीनगर, और इसका जो प्रथम भाग है कुशीनगर और द्वितीय इसमें पावा कहते थे। इसके अलावा चेदी या चेती, तो सोत्यवती या सुक्तमती इसकी राजधानी थी। वत्स की कौशाम्बी थी। उसके अलावा पांचाल की बात करें तो पांचाल की उत्तरी जो यहाँ पर राजधानी रहती है अहिछत्र और दक्षिण में कापिल्य। मत्स्य की विराटनगर, इसका संबंध हमें उत्तराखंड के इतिहास में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सूरसेन है मथुरा में। अश्मक, या भी हम पढ़े इसके बारे में चर्चा की। पोतनी या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसके अलावा अवंती उत्तरी में उज्जैनी और दक्षिणी में जो राजधानी थी महिष्मती। इसके अलावा गांधार, गांधार की थी तक्षशिला। कंबोज, राजपुर या हाटक, और कुरु जो 16वां महाजनपद था तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ये 16 महाजनपद उनकी राजधानियाँ कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद विश्व का प्रथम गणतंत्र की बात करें तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है और इसकी राजधानी वज्र संघ की थी। या जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था तो वज्र संघ में था। वज्र संघ की राजधानी भी थी वैशाली, और गठन या 500 ईस्वी पूर्व इसका गठन किया जाता है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम है और स्थापना कुमारगुप्त यानी गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की जाती है। इसके अलावा प्राचीन वैभवशाली नगर की बात करें तो पाटलिपुत्र को प्राचीन वैभवशाली नगर की संज्ञा दी जाती है या प्रथम माना जाता है कि प्राचीन सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर था, धन धान्य से परिपूर्ण था। इसके बाद यहाँ पर अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उदय के बारे में वर्णन है। तो सबसे पहले काशी की बात करें, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें राजधानी वाराणसी है। सोमनाथ जातक में विवरण है कि मगध कौशल अंग पर क्या था, काशी का अधिकार था। तो मगध कौशल और अंग पर काशी का अधिकार था और इसके शक्तिशाली काशी का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त को माना जाता है यहाँ पर, और इसके द्वारा कौशल पर विजय प्राप्त की जाती है। इसके बाद है कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और रामायण कालीन राजधानी की बात करें कौशल की तो वह अयोध्या मानी जाती है। और इसका जो विस्तार है तो इसका जो विस्तार है पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, उत्तरी क्षेत्र में नेपाल और दक्षिणी क्षेत्र में सई नदी तक यह विस्तारित रहता है राज्य। इसके बाद अंग, तो अंग की बात करें इसकी राजधानी चंपा रहती है और बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में इसकी गणना की जाती है अंग राज्य की। इसके अलावा महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों में यह शामिल किया गया है और प्राचीन काल में यह वैभव एवं व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध रहता है। इसके बाद अगला जो महाजनपद है मगध, प्राचीन राजधानी राजगृह या ग्रीवरज और कालांतर में पाटलिपुत्र हो जाती है और उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है। आगे चल के हम मगध का उत्कर्ष भी पढ़ेंगे। इसके बाद है वज्जी, 8 राज्यों का यह संघ रहता है और प्रसिद्ध वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधि और कुंडग्राम के जांत्रक यहाँ पर प्रमुख इसमें जो वंश रहते हैं। इसके अलावा बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ भी था। तो कई यहाँ पर 8 संघों से इस राज्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बुद्ध के समय यह काफ़ी शक्तिशाली संघ के रूप में प्रसिद्ध था। इसके बाद है मल्ल, वज्र के समान यह भी संघ रहता है। मल्लों की शाखाएँ थी पावा, कुशनारा, और कुछ जातक ग्रंथ में वर्णन है राजा ओकाक का। तो मल्ल राजा ओकाक के बारे में वर्णन किया गया कुछ जातक नामक ग्रंथ में। इसके बाद है चेदी या चेती, राजधानी इसकी सुक्तमती या सोथवती। महाभारत काल में शासक शिशुपाल का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका वध कर दिया जाता है। इसके अलावा चेतीय जातक ग्रंथ में यहाँ पर उपचर नामक शासक का वर्णन है जो चेदी या चेती में शासन करता है। इसके बाद वत्स, राजधानी इसकी कौशाम्बी है और बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन रहता है। पुराणों में वर्णन है कि चंपा विजय उदयन के पिता परमतप ने यहाँ पर विजय हासिल की थी। तो चंपा विजय यहाँ पर उदयन के पिता परंतप ने यहाँ पर पुराणों में वर्णन किया गया है, उनके द्वारा विजित किया गया था चंपा को। इसके बाद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ है और बुद्ध के समय यहाँ पर कौरव्य का शासन था। इसके बाद पांचाल की बात करें तो प्रारंभ में 2 भाग, उत्तरी पांचाल और जिसकी राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी कापल्य में थी। इसके बाद है मत्स्य या मच्छ, राजधानी विराटनगर है। स्थापना राजा विराट के द्वारा मानी जाती है और बुद्ध काल में इसका कोई राजनीतिक महत्व देखने को नहीं मिलता है।
इसके बाद है शूरसेन, राजधानी मथुरा, प्राचीन यूनानी लेखक, राज्य शूरसेनोई और राजधानी मथुरा। तो यानी जो यूनानी लेखक हैं तो इस राज्य का नाम शूरसेनोई और राजधानी मथुरा बताते हैं। और बुद्ध काल के समय यहाँ पर शासक अवंती पुत्र रहते हैं, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक रहते हैं। इसके बाद है अशमक, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, राजधानी पोतन या पोटली है और पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद है अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण अवंती की महेशमती। और यह जो अवंती राज्य था या महाजनपद था तो राज्य व आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नगर भी माना जाता है। लोहे की खानें, लोहारों द्वारा अच्छे हथियारों का निर्माण भी किया जाता था, तो इस कारण यह सैनिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत राज्य रहता है। इसके बाद यहाँ पर गांधार है, राजधानी इसकी तक्षशिला और व्यापारिक व शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी रहता है। इसके बाद कंबोज है, राजधानी राजपुरिया, हाटक और यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। और कंबोज को यहाँ पर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या विख्यात माना जाता है। तो ये था हमारा महाजनपदों का उदय भाग 1। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।